रानो चिड़िया की सास उस पर बहुत अत्याचार करती थी और हर समय उसको गरीबी का ताना देती रहती थी। रानो, कहाँ हो? जल्दी मेरे सामने आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? क्या कुछ हुआ है? तुमने घर की सफाई कर ली है? जी माँ जी, मैंने सुबह उठकर सबसे पहले सफाई ही की थी। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। लगता है तुम्हारे पंख ठीक से काम नहीं करते। जल्दी दोबारा मेरी आंखों के सामने फिर से सफाई करो। बेचारी रानो चिड़िया फिर से सारे घर की सफाई करती है। रानो चिड़िया सफाई करने के बाद अपनी सास को खाना बना कर देती है। रानो चिड़िया की सास खाना खाती है और खाने के बाद खाने में से नुक्स निकालना शुरू हो जाती है। बदमजा खाना बनाया है, एक काम भी तुम्हें ढंग से करना नहीं आता। तुम्हें तो हमारा आभारी होना चाहिए कि तुम जैसी अनाथ को हम अपने घर ले आए, वरना अभी तक किसी अनाथ आश्रम में बैठी होती तुम, मगर तुम यहाँ आकर हमारे सर ही चढ़ गई हो। रानो चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। रानो चिड़िया बर्तन धो रही थी कि उसके पंख से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। रानो चिड़िया की सास आवाज सुनकर तुरंत वहाँ आ जाती है। तोड़ दो, ये सब तो तुम अपने दहेज में लेकर आई हो कि जब जी चाहा एक तो गिरा दी, एक तो अनाथ, और ऊपर से हमारे घर का ही नुकसान किए जा रही हो। जब से इस घर में तुम आई हो तब से ही मनहूसियत छा गई है। इस घर की कभी कोई चीज खराब हो जाती है तो कभी कोई चीज। शाम को जब रानो चिड़िया का पति घर आता है तो उसकी सास अपने बेटे के पास बैठकर रोने लग जाती है। माँ, आप क्यों रो रही हैं? किसने रुलाया है आपको? मुझे बताएं। बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरा एक भी काम ठीक नहीं करती। जब खाना बनाती है तो उसमें नमक ज्यादा डाल देती है। अब मुझ जैसा बूढ़ा पक्षी भला ऐसे खाने कैसे खा सकता है? मेरे कपड़ों में झाग ऐसे ही छोड़ देती है। जब मैं वो पहनती हूँ तो खुजली होती है। जिस प्लेट में मैं खाना खाती हूँ वो तोड़ देती है। मैं अगर इसको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे बताए, मैं घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। माँ, आप कहीं नहीं जाएगी तो वो इस घर से। रानो चिड़िया का पति उसके पास जाता है और उसे मारना शुरू हो जाता है। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत, एक मेरी माँ तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाई और तुम उसी के साथ बुरा व्यवहार कर रही हो। निकल जा मेरे घर से। इस तरह रानो चिड़िया का पति और उसकी सास रानो चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कबूतर रानो चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आता है। रानो बहन, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? फिर रानो कबूतर को सारी बात बताती है। बहुत ही दुर्भाग्य है ये तो। मैं तो तुम्हारी मिसाल अपनी पत्नी को देता हूँ कि किस तरह तुम अपनी सास और पति की खिदमत करती हो। मेरी बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर कबूतर रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तुम सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं बैठ सकते। मेरी तो पहले भी ख्वाहिश थी तुम्हारी शादी किसी अमीर परिवार में करवाऊं। माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका बेटा आपकी हर बात मानेगा। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया की सास जंगल के सबसे अमीर पक्षी मिठू तोते के घर अपने बेटे का रिश्ता देखने जाती है और साथ में अपने बेटे को भी ले जाती है। जी बहन जी, बताइए कैसे आना हुआ? तोती बहन, मैं सीधी बात करूंगी। मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। आपका बेटा है तो सुंदर, हमारी बेटी और आपके बेटे की जोड़ी अच्छी लगेगी। तो बस फिर हाँ कर दीजिए। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी ही बना कर रखूँ। हरियाली तोती अपनी बेटी सुंदरी को वहाँ बुलाती है। मानो चिड़ा तोते की बेटी को देखता ही रह जाता है। वो मन ही मन सोच लेता है कि अब शादी करेगा तो उसी से करेगा। देखिए बहन जी, शादी के मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी एक शर्त है। हाँ, आप बताइए अपनी शर्त। हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। आपको अपना घर हमारी बेटी के नाम करना होगा, तभी हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाएंगे। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया की सास खामोश हो जाती है और घर आकर अपने बेटे से कहती है, ऐसे कैसे मैं अपना घर उनकी बेटी के नाम करवा दूं? रहने दो बेटा, हम वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। कुछ ज्यादा ही लालची पक्षी हैं वो।
माँ जी, एक घर ही तो नाम करवाना है और उसके बदले में वो जो इतना दहेज लेकर आएगी, सोचिए जरा, सारी जिंदगी ऐश करेंगे, ऐश। नहीं बेटा, आज वो घर अपने नाम करवाने का सोच रहे हैं, कल को पता नहीं कौन सी नई फरमाइश करेंगे। माँ जी, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ सुंदरी से ही करूँगा, वरना किसी से भी नहीं करूँगा। अपने बेटे की जिद के सामने रानू चिड़िया की सास को मानना ही पड़ता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी से अगले दिन जब सुंदरी उठकर आती है तो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आपने अभी तक कुछ खाने को नहीं बनाया, मुझे इतनी भूख लग रही है। अपने घर में तो इस वक्त तक नाश्ता मेरे सामने होता था, जल्दी से मुझे कुछ बना कर दे। पर बेटी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं कैसे बनाऊँ? बूढ़ी है तो क्या हुआ, आपके पंखों पर कौन सा मेहंदी लगी हुई है जो कुछ बना नहीं सकती। अब मेरा मुंह देखना बंद कीजिए और जल्दी से कुछ खाने को लाइए। सुंदरी का पति भी वहाँ आ जाता है। बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझे खाना बनाने का कह रही है। तो माँ, आप बना दे, इतना बात का पतंगड़ क्यों बना रही हैं? थोड़ी देर बाद सास सुंदरी को बर्तन धोने का कहती है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? आपको हमने यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को रखा हुआ है क्या? जल्दी जाकर सफाई करें और बर्तन धोएं, फिर मेरे कपड़े भी प्रेस करने हैं। मेरे ही घर में मुझे ही भाषण दे रही हो? आपका घर? लगता है आप भूल गई हैं कि ये अब मेरा घर है। अगर आप मुझसे ज्यादा जुबान चलाई तो इस घर से निकाल बाहर करूंगी आपको। अब जल्दी जाएं और अपने काम कीजिए। रानो चिड़िया की सास को अपनी बहू रानो चिड़िया की याद आती है कि कैसे वो सारा काम खुद करती थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करती थी। फिर रानो चिड़िया की सास रोते रोते अपने कामों पर लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गुड़िया की मम्मा बीमार थी और कैसे उस बीमार माँ को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वो अपने सारे जानने वालों को अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहती है और फिर कैसे वो अपनी बेटी को छोड़कर मर जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानते हुए सीधी अपनी मौसी के पास चली जाती है। बरगद का पेड़ तो यही है और साथ वाला घर, हाँ यही तो है मौसी का घर। गुड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से दरवाजे के एक छेद में से गुड़िया की मौसी गुड़िया को देख लेती है। गुड़िया अकेली और यहाँ, इसका मतलब दीदी अब नहीं रही। अगर मैंने गुड़िया को यहाँ रख लिया तो मेरा पति तो गुड़िया के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगा। बार बार बुरा बनने से अच्छा है मैं एक बार ही बुरी बन जाती हूँ। गुड़िया की मौसी जैसे ही दरवाजा खोलती है, गुड़िया अपनी मौसी के गले लगकर रोने लग जाती है। मौसी, मौसी मम्मा नहीं रही। मम्मा मुझे अकेली छोड़कर चली गई। मम्मा को तो रात ही पता चल गया था, इसलिए मम्मा ने मुझे आपके पास आने का कहा था। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ। गुड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मेरा पति इतना अच्छा नहीं है जो आपको यहाँ रखे। मुझे पता है आप यहाँ रहकर खुश नहीं रहोगी और मुझसे ये सब नहीं देखोगा। आप अपनी मम्मा के घर में ही रहें। आप वापस चली जाएं गुड़िया बेटी। गुड़िया सिसकियाँ लेती हुई अपनी मौसी की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी। मौसी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सब मेरी मम्मा से नहीं कहा। कम से कम मरते समय मेरी मम्मा को थोड़ा आपका आसरा तो था। सॉरी मौसी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। गुड़िया की मौसी अच्छी थी या बुरी, मगर गुड़िया को जाता हुआ देखकर वो रो रही थी। शायद वो मजबूर ही होगी और वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। गुड़िया रात से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो रास्ते में आते हुए अपनी मम्मा के बचपन के दोस्त मिठू तोते अंकल के घर जाती है। मुझे तो रात से ही सब मालूम था। आपकी मम्मा ने मुझे बता दिया था कि अब वो नहीं बचेगी।
अंकल, माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। अंकल, मैं कल से भूखी हूँ और मुझे नहीं मालूम कि दाना कहाँ से मिलता है। इन दिनों दाना लेने दूसरे जंगल जाना पड़ता है। मैं तो सुबह सवेरे ही दाना ले आया था। अंकल, क्या आपके पास एक दाना है जो आप मुझे दे सकें? गुड़िया, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अगर मैंने तुम्हें दाना दे दिया तो मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। वो नदी से पानी पीकर आने ही वाली होंगी। कौवे अंकल, क्या कौवे अंकल का घर वही है ना, सामने वाला? हाँ हाँ, वही घर है। तुम्हारी मम्मा कल शाम उनके पास भी गई थी। गुड़िया वहाँ से सीधी कौवों के घर जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा तो अभी जवान थी, फिर न जाने क्या हो गया तेरी मम्मा को। मम्मा की किडनी फेल थी, मगर मम्मा ने सबसे ये बात छुपाए रखी। कल जब वो बेचारी मेरे पास आई तो बुझी बुझी बातें कर रही थी। आंटी, मेरा घर में अकेले दिल नहीं लगेगा। क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? अगर एक रात की बात हो तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मगर गुड़िया बेटी, जरा सोचो तुम कल क्या करोगे। दूसरे दिन गुड़िया उसी समय पर उठती है जिस समय उसकी मम्मा दाना लेने जाया करती थी। वो जल्दी जल्दी से घर से निकलती है और जिस दिशा में सारे पक्षी जा रहे थे वो भी उस दिशा में उड़ती है। वो दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती हुई पहाड़ों के उस पार चली जाती है। वहाँ दाना था। दाना देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। आज तो तोते अंकल और गोरी कवि ने गुड़िया को बुलाया तक नहीं था। शायद वो गुड़िया से डर रहे थे कि कहीं वो उनके लिए बोझ ना बन जाए। गुड़िया जी भर के दाना खाती है और 2-4 दाने लेकर वापस चली जाती है। ऐसे दिन गुजरने लगे, पुरानी यादें कम होने लगीं और गुड़िया बड़ी होने लगी। उसने समय के साथ साथ सब सीख लिया था, घर बनाना भी। आज वो अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो लकड़ियों की गठरी बांध लेती है। सुनिए सुनिए, क्या आप ये लकड़ियाँ मेरे सर पर रख देंगे? थोड़ी दूर बैठा हुआ पक्षी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। आपको कहाँ देखा है मैंने? शायद बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर। हाँ, मुझे याद आ गया। अब तो हम बड़े हो गए हैं। क्या आपकी मम्मा का बुखार ठीक हो गया था? ये सुनकर उस चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, 3 दिन बाद मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। और आपकी मम्मा कैसी हैं अब? मेरी मम्मा तो उसी रात मर गई थी। वो आखिरी दिन था मेरी मम्मा का मेरे साथ। मम्मा के बाद सबने साथ छोड़ दिया। मैं छोटा था, मगर हालात ने जल्द ही बड़ा कर दिया। मैंने माँ के बाद घर भी बना लिया और दाना भी इकट्ठा कर लिया। मैंने सब सीख लिया। मेरी तरह माँ के बाद कुछ ही दिनों में मैंने भी सब सीख लिया था, और ये भी कि इस जंगल में कोई किसी का नहीं है। सबके दुख अलग अलग हैं। दुखों में कोई किसी का साझी नहीं है। चलें, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। नहीं, मैं कल आऊँगी। आज मुझे अपने घर की छत मरम्मत करनी है। फिर वो चिड़ा लकड़ियाँ उठाने में गुड़िया की मदद करता है और गुड़िया चली जाती है। माँ के बाद आज पहली बार कोई अपना महसूस हुआ है। ये भी मेरी तरह ही दुखों से भरी हुई है। गुड़िया अपने घर की छत मरम्मत कर लेती है। उस रात तेज बारिश थी। गुड़िया घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। उसके पास दाना भी था और पानी भी। नहीं थी तो माँ नहीं थी, जो अब उसे कभी नहीं मिल सकती थी, जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती रहेगी। दूसरे दिन गुड़िया फिर से जंगल जाती है और उसे वही चिड़ा फिर से मिलता है। आपको तो मेरे नाम का पता है, मगर आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। रोज है मेरा नाम। रोज, बहुत अच्छा नाम है आपका। गुड़िया, क्या हम मिलकर एक दूसरे के दुख कम कर सकते हैं? माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। सच मेरी माँ ने भी ऐसे ही कहा था। माँ ने कहा था कि गुड़िया बेटी, कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना।
फिर वो चिड़ा उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वो एक साथ रहने लगते हैं। चंद दिनों बाद उनके घर में भी चूं चूं की आवाज ने रौनक लगा दी थी और उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद मिल गई थी। आज गुड़िया एक छोटे से बच्चे की माँ बन गई थी और रोज पिता। लंबे दुखों के बाद अब खुशियाँ उनका मुकद्दर थीं और वो परिवार इतना खुश था कि शायद ही जंगल में कोई और परिवार इतना खुश हो। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, मगर कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद ना छोड़ो, जैसा गुड़िया की मम्मा ने उससे कहा था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उस जंगल के तमाम पक्षी बहुत अच्छे थे। वो हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते। रानो बहन, ये ले आम, ये मेरे मायके वाले जंगल से आए हैं, बहुत मशहूर आम है ये। आम? गुड़िया बहन देखो, लूसी आंटी आम लाई हैं। चिड़िया के दोनों बच्चे आम खाने लगते हैं। रानो चिड़िया और लूसी बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें टक टक की आवाज सुनाई देती है। ये टक टक की आवाज कहाँ से आ रही है? लूसी, बाहर जाकर देखते हैं। रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी घर से बाहर आती हैं। वहाँ एक कौवा और कौवी घर बना रहे थे। आप कौन हो? हम दूसरे जंगल से आए हैं, अब हम इसी जंगल में रहेंगे। क्या आप हमें बता सकती हो कि भोजन कहाँ से मिलेगा? आप हमारे पड़ोसी हो, तो इसलिए आज रात का भोजन मैं आपको दे जाऊंगी। रानो चिड़िया घर जाकर चावल साफ करती है और खीर बनाने लगती है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। हाँ भाई, मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है। गुड़िया बेटी, जल्दी से बर्तन लाओ। गुड़िया बर्तन लेकर आती है और मम्मा चिड़िया खीर बर्तन में निकालकर उसे ठंडा होने के लिए रख देती है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। चिड़िया बहन, भूख बहुत लगी थी, सोचा हम खुद ही जाकर खाना खा आते हैं। बहुत अच्छा किया आपने जो आप खुद ही आ गए। चिड़िया कौवों को खीर डाल कर देती है और कौवे मजे मजे से खीर खा लेते हैं। वाह, मजा ही आ गया खीर खाकर। कौवे खीर खाकर चले जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे भी खीर खाकर सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है तो कौवे म्यूजिक लगा लेते हैं। म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि बच्चे डरकर उड़ जाते हैं। मम्मा, ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं हुआ बच्चों, सो जाओ। मम्मा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या किसी की शादी है? हमें शादी पर क्यों नहीं बुलाया मम्मा? हम भी शादी पर जाएंगे। नहीं बच्चों, जंगल में शादी तो किसी की भी नहीं है। ये आवाज पास से ही आ रही है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। ये आवाज तो कौवों के घर से आ रही है। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर वो कौवे तो अपनी ही धुन में नाच रहे थे। म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी उठकर बैठ जाते हैं। इतना तेज म्यूजिक मेरी तो सारी नींद खराब कर दी। सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, लेकिन चिड़िया के बच्चे अभी तक सो रहे थे। कुकू गुड़िया, उठो बच्चों, देखो दोपहर होने को है और आप अभी तक सो रहे हो। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जगाती है, लेकिन गुड़िया और कुकू तो जाग ही नहीं रहे थे। सारी रात जागते रहे हैं मेरे बच्चे, स्कूल का टाइम भी बाकी नहीं रहा। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। रास्ते में उसे मिठू तोता मिलता है। रानो बहन, न जाने ये दुष्ट कौवे कहाँ से आ गए हैं हमारे जंगल में। सारी रात आराम नहीं मिला। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, हमें उन कौवों से बात करनी होगी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मेरा भी यही ख्याल है, चलो हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर कौवों के पास जाते हैं। देखें कालू भाई, यहाँ पर किसी पक्षी को भी म्यूजिक चलाना बजाना पसंद नहीं है। हमारे बच्चे रात को परेशान होते हैं। आप ये म्यूजिक ना चलाया करें या फिर आवाज कम कर लिया करें। तुम सब कौन होते हो हमें रोकने वाले? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं देख लूंगा तुम सबको। सब पक्षी निराश होकर वापस चले जाते हैं। रात हो जाती है। आज तो रात होते ही कौवे म्यूजिक लगा लेते हैं। मम्मा, मैं कैसे पढ़ूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा, अगर लेसन याद ना हुआ तो टीचर बुलबुल मारेंगे। जंगल के सभी पक्षी कौवों के म्यूजिक की वजह से बहुत परेशान थे। दिन गुजरते गए और कौवे यूं ही म्यूजिक लगाकर सब पक्षियों को तंग करते रहे। आखिर थक हार कर सब पक्षी जंगल छोड़ जाने का फैसला करते हैं। हम जंगल के दूसरे हिस्से में अपने घर बनाएंगे। वैसे भी सुना है तूफान और बारिशें आने वाली हैं। हम सब एक साथ जाएंगे और हमेशा एक साथ ही रहेंगे।
ठीक है तोते भैया और कबूतर भैया, आप अपना सामान ले लें, मैं भी अपना सामान ले आती हूँ। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर अपने अपने घर बना लेते हैं। एक रात जंगल में गहरे काले बादल आ जाते हैं, लेकिन कौवे तो अपने घर के अंदर अपनी ही धुन में मसरूफ थे। गौरी, ये लो कोला पियो और ये स्नैक्स भी खाओ। कालू जी, पहले म्यूजिक चलाओ, म्यूजिक के बिना तो जिंदगी फीकी फीकी सी लगती है। अच्छा अच्छा, मैं अभी चलाता हूँ म्यूजिक। फिर वो कौवे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा लेते हैं। वो कौवे अपनी ही धुन में घर के अंदर डांस कर रहे थे और जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, हर तरफ बाढ़ आ जाती है। कौवों को पता ही नहीं चलता कि कब वो पेड़ जिस पर उनका घर था मिलकर बाढ़ में बह जाता है और साथ ही उनका घर भी बह जाता है। कौवे अपनी जान से जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।